Good evening to all of you. मिथु कुमार, गुड इवनिंग. अदिति बंसल, गुड इवनिंग बेटा. आदित्य गौतम, हेलो. क्या आप पूरा पढ़ाएंगे सी फाउंडेशन? बिल्कुल जी. पहले दिन पहला मैसेज यही पड़ा हुआ है कि हेलो, आप क्या पूरा पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे सर, पूरा क्यों नहीं पढ़ाएंगे. और कौन कौन से बच्चे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है आपका भीष्म बैच के अंदर. और यहाँ हम भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे और डेली पढ़ाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा. इतना मजा आएगा ना पढ़ने में आपको. आप खुद कहेंगे सर क्या क्लास रही है, मजा आ गया. अगर आपके मुंह से ये बात नहीं निकलवाई तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इससे बड़ी बात ही नहीं. ठीक है ना जी. कमल परमार, गुड इवनिंग बेटा. आदित्य गौतम जी. आदित्य जी, अभी आप क्लास अटेंड करिए. अभी क्लास अटेंड करने पे फोकस करिए. बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब आगे की बात है. कौशल दयाल, गुड इवनिंग. चलिए सर. तो दोस्तों, आज है भीष्म बैच का स्टार्टअप और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा. आदित्य जी, आकिब आकिब जी, गुड इवनिंग. शिफा, तुषार, मिथु. हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल टेंशन फ्री बैठिए. पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको, अपने बारे में बता देता हूं और बाकी हम लोग आगे स्टार्टअप करते हैं. देखिए बेटा जी, ये है भीष्म बैच का स्टार्टअप और आज हम लोग सीए फाउंडेशन का पहला चैप्टर, जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आज इसको स्टार्ट करेंगे और टॉपिक धीमे 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 करके आपका क्या होंगे, सारे टॉपिक्स खत्म कराते जाऊंगा. एक दिन में एक टॉपिक हो ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है. मैं आपके डिग्निटी के ऊपर, आपके समझने के ऊपर ना आपको पढ़ाऊंगा. बिल्कुल कोई और पेड बैच आपको नहीं लेना पड़ेगा. अभी हम फिलहाल बेसिकली जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे. चलिए सर शुरू करते हैं. बात करते हैं चैप्टर नंबर 5th, which is permutation एंड कॉम्बिनेशन. बेटा जी, जितने लोग आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास है सभी की, तो जो पहले से क्लास ले रहे हैं, जो पहले जान मतलब मेरी पेड क्लासेस ले चुके हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा. आपके पास 11th 12th में मैथ्स रही हो ना रही हो, आपको एलसीएम लेना आता हो नहीं आता हो, 2+3 करना आता हो नहीं आता हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठिएगा. आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा. इस बात की गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूं. लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा. ये मान के चलिएगा सत्संग चल रहा है और सत्संग के अंदर चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सुनते रहिएगा. जहां कहीं भी 1% भी प्रॉब्लम हो, मैं आपसे खुद पूछूंगा, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे सामने रखिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बिल्कुल बताऊंगा. प्रॉब्लम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सब कुछ मैं कराऊंगा. क्वेश्चंस हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, टॉपिक हो गया, आईसीआई का मॉड्यूल हो गया, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठिए, सब कुछ मिलेगा. ठीक है ना. क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे होंगे, सर ये होगा, सर वो होगा, सर कोर्स कैसे होगा, कैसे नहीं होगा. आराम से, आज पहली क्लास है, पहले क्लास को देखते हैं, क्लास को किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आप भी समझेंगे इस चीज को, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. फिलहाल चलिए आदित्य जी, फिर वही वाली बात, कोर्स खत्म होगा कब? आज शुरू नहीं हुआ है, खत्म होने की बात एकदम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा वेट करिए, क्लास शुरू होने दीजिए. आप समझिए कोर्स को कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका बेटा डिफरेंट है. मैं आपको नॉलेज दूंगा. मैं आपको किसी भी चैप्टर में, मैथ्स हो गई, स्टैट्स हो गई, एलआर हो गई,
किसी भी टॉपिक में ना कोई फॉर्मूला याद कराऊंगा, ना कोई शॉर्ट ट्रिक याद कराऊंगा। आप अपनी सारी शॉर्ट ट्रिक खुद बनाएंगे, इस तरफ से इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा ध्यान दीजिए, आप शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बात करते हैं पर बेटा जी अब बिल्कुल टाइप करना बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात का ध्यान दीजिएगा, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। हाँ जी, अगर मैं बात करता हूं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, एम आई राइट? ये दो अलग अलग वर्ड है। बात करते हैं परमुटेशन की, तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन इज अ मेथड बाय विच वी विल फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है, ये अगर आपको पता करना है तो आप उस कंडीशन में जो जिस मेथड का यूज करेंगे उसे कहेंगे परमुटेशन। माने परमुटेशन का मतलब बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट को फाइंड करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सेम वे में कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन इज अ मेथड बाय विच यू विल फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन, बाय विच यू विल फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन। माने परमुटेशन के थ्रू आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट पता करते हैं एंड कॉम्बिनेशन के थ्रू आप नंबर ऑफ सिलेक्शन पता करते हैं। भाई अरेंजमेंट करना मतलब किसी चीज को अरेंज करना, सिलेक्शन करना माने किसी चीज को सेलेक्ट करना। अब जो मैं आपसे बात पूछने वाला हूं, मुझे ये बताइए, क्या यहां पे अरेंजमेंट और सिलेक्शन, क्या ये दो अलग अलग वर्ड है? जवाब दीजिएगा। अरेंज करना और सेलेक्ट करना, क्या ये दोनों वर्ड एक ही है या अलग अलग है? आप सभी से पूछ रहा हूं, जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरेंज करना और सेलेक्ट करना, क्या ये दोनों बातें एक ही होती है या अलग अलग होती है? स्टडी विद रिया अग्रवाल जी ने कहा अलग अलग होती है, बिल्कुल ठीक बात। और अमिटी ने कहा अलग अलग, बाकी सब कह रहे अलग अलग होती है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आप कैसे बताएंगे कि यहां मैं चीजों को अरेंज कर रहा हूं और आप कैसे बताएंगे कि यहां पे मैं चीजों को सेलेक्ट कर रहा हूं? इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंज एंड सेलेक्ट? बताइए, आपको क्या लगता है भाई? आप कैसे डिफाइन करेंगे यहां मैं चीजों को अरेंज कर रहा हूं और आप कैसे डिफाइन करेंगे मैं यहां चीजों को सेलेक्ट कर रहा हूं? ये नहीं पता सर। सोचिए सोचिए, कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, डिस्कस कर रहे हैं बेटा, गलत होगा हो जाने दीजिए, आप अपना व्यू तो रखिए। भाई आपको पता है अरेंज और सेलेक्ट ये दो अलग अलग वर्ड है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपसे कह रहा हूं इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? आप कैसे पता करेंगे कि यहां चीजों को अरेंज किया गया और यहां चीजों को सेलेक्ट किया गया है? सर चॉइस करनी होगी सिलेक्शन में, मंगल पांडे जी ने बोला। आदित्य जी मेरे बारे में जानकर क्या करना है? आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, मैथ पढ़ना है, बात खत्म, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करेंगे। सब परमुटेशन में सिर्फ अरेंजमेंट होता है, बट सिलेक्शन सिलेक्शन में अरेंज करके सेलेक्ट किया जाएगा। गलत है जी। मिथु जी आपकी बात मैं नहीं मानता। क्या आप डायरेक्ट किसी चीज को अरेंज नहीं कर सकते? पहले सेलेक्ट करना जरूरी है, उसके बाद अरेंज करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बात ये नहीं कर रहा हूं कि कौन सी चीज पहले की जाती है कौन सी चीज बाद में की जाती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, भाई आपसे सबसे पहले मैंने भी पूछा क्या अरेंज और सेलेक्ट ये दो अलग अलग वर्ड्स है? आपने बोला सर दो अलग अलग वर्ड्स है। मैंने आपसे पूछा इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? आप कैसे पता करेंगे कि यहां चीजों को अरेंज किया जा रहा है और यहां चीजों को सेलेक्ट किया जा रहा है? आइए इसको एक सीधे सीधे एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। भाई अगर मैं बात करूं अरेंज और एक बात करता हूं सेलेक्ट, ये दो अलग अलग वर्ड है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेटा अरेंजमेंट के अंदर हम ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं,
गिव प्रेफरेंस टू ऑर्डर, हम ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं, जबकि सिलेक्शन के अंदर नॉट गिव प्रेफरेंस टू ऑर्डर। सिलेक्शन के अंदर कभी भी ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अरेंज करना मतलब एक लाइन में करना होता है, जबकि सेलेक्ट करना मतलब अरेंज किए हुए को सेलेक्ट करना होता है। बेटा जी नहीं, बार बार एक ही बात कर रहा हूं। अब आप बहुत ध्यान से तसल्ली से मेरी बात को सुनिएगा। भाई मैंने कहा अरेंजमेंट का मतलब होता है जहां कहीं भी आप ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे, इसका मतलब आप चीजों को अरेंज कर रहे हैं। और जहां कहीं भी आप ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं देंगे, इसका मतलब आप चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से। मैंने आपसे पूछा बेटा आपके लिए सीए फाउंडेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसकी आपको तैयारी करनी है। आप कहेंगे सर अकाउंट्स। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा और कौन से? बोले सर लॉ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बोले सर, मैंने पूछा और कौन सा? बोले सर मैथ्स। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और कौन से सब्जेक्ट है? बोले सर इको। बिल्कुल ठीक। ये बात किसी एक बच्चे ने, आप में से किसी ने बोली, मान लीजिए आदित्य जी ने ये बात बोली कि हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इको। ठीक है ना, ये आदित्य जी ने बात बोली। उधर से अदिति बंसल जी आए, बोले सर ये आदित्य भाई जो है ये गलत बोल रहे हैं। मैंने मतलब? बोले सर ये इन्होंने जो सब्जेक्ट बताए ये गलत बता रहे हैं। मैंने कहा आप बता दीजिए। ये आदित्य जी बोल रहे थे। पहले लिख लीजिए, यहाँ पे आदित्य जी की बात हो रही थी। अब अदिति जी आई, वो कह रही सर ये आदित्य जी गलत बोल रहे हैं और मेरे हिसाब से तो ये सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलिए आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा सर पहले नंबर पे है लॉ। मैंने ठीक। दूसरे पे है मैथ्स। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तीसरे पे है अकाउंट्स। मैंने कहा चलो बढ़िया। और चौथे पे है इको। मैंने चलो बढ़िया। तो अब आप लोग क्या कहोगे? अरे भाई आदिति जी, बात तो एक ही है। भाई किसी का नाम पहले लो, किसी का नाम बाद में लो, बात तो एक ही है। क्या ये दो अलग अलग फॉर्मेट है? दोनों का मतलब क्या अलग अलग है? नहीं ना, दोनों का मतलब एक ही हुआ ना। भाई किसी का नाम पहले लो, किसी का नाम बाद में लो, उससे कौन सा फर्क पड़ता है? मतलब जहां कहीं भी आप ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, दैट इज नोन टू बी द सिलेक्शन। मतलब ये दोनों बातें आपके लिए क्या होंगी? सेम होंगी। ये दोनों बातें आपके लिए क्या होंगी? सेम होंगी। सिलेक्शन के अंदर कभी भी ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता मेरे बच्चे। अच्छा, अगर मैं ये कहता जिसका नाम पहले लेंगे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जिसका नाम बाद में लेंगे वो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट, तो क्या ये दोनों बातें अलग अलग होती? बिल्कुल होती। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? अकाउंट्स। दूसरे नंबर पे लॉ। तीसरे नंबर पे मैथ्स। और चौथे नंबर पे इको। और इस वाली कंडीशन में अदिति जी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? लॉ। उसके बाद मैथ्स। उसके बाद अकाउंट्स और सबसे कम इको। नहीं आई बात समझ में? तो ये दो बातें क्या होती? अलग अलग हो जाती। जब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर को प्रेफरेंस देने की, इसका मतलब हम चीजों को कर रहे हैं अरेंज। और जहां हम ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं देंगे, इसका मतलब चीजों को हम क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट। बात समझ में आ गई? सिलेक्शन में कभी भी ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, माने कोई पहले आए कोई बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जैसे और समझते हैं, मान लीजिए मैं मान के चलता हूं एक क्लास में, या मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ही जवाब पूछता हूं। पूछते हैं आदित्य जी से। आदित्य जी, आदित्य गौतम, आदित्य गौतम, आदित्य गौतम, आदित्य जी आपके घर में कौन कौन है? आदित्य गौतम आपके घर में कौन कौन है? रोशनी शुक्ला गुड इवनिंग जी। गोपाल जी गुड इवनिंग। आदित्य शुक्ला आपके घर में कौन कौन है?
नहीं लिख के भेज रहे, चलिए कोई बात नहीं। तो आदित्य जी की जगह किसी और की बात कर ले, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मेरे घर में कौन कौन है? मैंने कहा भाई मेरे घर में एक तो मेरी वाइफ है सबसे पहले, दूसरे नंबर पे मेरी बेटी है डॉटर, और तीसरे नंबर पे मैं खुद हूं, मयंक। ठीक है ना? एक बात तो मैंने ये कहा, मैंने कहा आपने मुझसे पूछा सर आपके घर में कौन कौन है, मैंने कहा मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर और मैं हूं। मैंने कहा नहीं नहीं गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी। मैंने कहा मैं हूं, मेरी वाइफ है और मेरी डॉटर है। तो आप क्या कहोगे? सर बात तो एक ही हुई, बात अलग अलग कहां हुई? किसी का नाम पहले लीजिए, किसी का नाम बाद में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जब कभी भी हम ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, माने ये दोनों बातें अगर आपके लिए एक जैसी है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। और अगर ये दोनों बातें अलग अलग होती, मैं कहता जिसका नाम पहले लूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए, और जिसका नाम बाद में लूंगा वो मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता? मेरी वाइफ, उसके बाद मेरी डॉटर, उसके बाद मैं खुद। और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता? मैं खुद, उसके बाद मेरी वाइफ, उसके बाद मेरी बेटी। नहीं आई बात समझ में? तो ये दोनों बातें क्या होती? अलग अलग होती। इसका मतलब मैं चीजों को क्या कर रहा होता? अरेंज कर रहा होता। माने अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, जबकि सिलेक्शन के अंदर कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। दोस्तों बात समझ में आ गई या नहीं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर किसी को कोई दिक्कत हो, अगर समझ में आ गया हो अरेंजमेंट और सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस, तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। डी का मतलब डाउट। सिलेक्शन और अरेंजमेंट, इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। अगर आपको समझ में आ गया, आ रहा है सर, आ रहा है। ज्योति जी गुड इवनिंग सर, वेरी थैंक यू सर। सर मैं सीए इंटर में हूं और आपसे सीए फाउंडेशन पढ़ी हुई हूं। ज्योति जी थैंक यू वेरी मच, आपने इस बात को डिफाइन किया। कमल परमार, बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? कमल परमार डी टाइप करके भेजा है। बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? वीडियो को लाइक करते रहिएगा। कमल परमार बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजिए। कमल परमार बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजिए। भाई सिलेक्शन और अरेंजमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस है। सिलेक्शन के अंदर ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, और अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैं क्लास में, एक क्लास है, ये क्लास है। इस क्लास में 5 बच्चे, इस क्लास में 5 बच्चे हैं। इन 5 बच्चों का नाम चीनू, मीनू, टीनू, शीनू और सोनू, ये 5 बच्चे इस क्लास में। अब इन 5 बच्चों के बीच में मुझे मान लीजिए 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन 5 बच्चों के बीच में मुझे 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो मैं कह रहा हूं इन हाउ मेनी वेज द प्राइस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने तरीकों से प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अच्छा ये बात मान के चलेंगे शुरू में ही कि फर्स्ट और सेकंड के प्राइस के लिए सभी एलिजिबल है, कोई किसी से कम नहीं है। तो अब अगर मैं पहली बात तो आपसे ये बात करूं, क्या आप प्राइस उठा के बच्चों में बांटोगे या बच्चा उठा के प्राइस में बांटोगे? सब प्राइस उठा के तो बच्चों में बांटोगे। ये तो नहीं बच्चा उठा के लोगे और कहोगे हाँ भैया आजा प्राइस किसके पास है। प्राइस उठा के कहोगे ना द फर्स्ट प्राइस ऑफ द क्लास गोस टू, पहली प्राइस के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? 5। कौन कौन सी? चीनू, मीनू, टीनू, शीनू और सोनू, ये 5 चॉइसेस है।
पहली प्राइस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस है, ये लिख लिया 5। अब फर्स्ट प्राइस किसी ना किसी एक को देना पड़ेगा, फर्स्ट प्राइस किसी ना किसी एक को देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने टीनू को फर्स्ट प्राइस दे दिया, टीनू तो बहुत खुश हो गया, बोले मेरी फर्स्ट आ गई, मुझे क्या चाहिए। अच्छा, अब रह गया सेकंड प्राइस। द सेकंड प्राइस ऑफ द क्लास गोज टू कितनी चॉइसेस? सेकंड प्राइस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस? भाई चीनू मीनू टीनू तो होगा नहीं, चीनू मीनू शीनू और सोनू, माने 4 चॉइसेस बची, 4 चॉइसेस, माने टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? 20। माने अगर मैं बात करूं 5 बच्चों में 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके? 20। 5 बच्चों में 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके? 20। कौन कौन से होंगे? कौन कौन से होंगे? आइए चेक करते हैं। जब टीनू को फर्स्ट मिला, जब टीनू को फर्स्ट मिला तो सेकंड प्राइस के लिए मेरे पास चीनू मीनू शीनू और सोनू, माने टीनू को फर्स्ट तो चीनू को सेकंड, टीनू को फर्स्ट तो मीनू को सेकंड, टीनू को फर्स्ट तो शीनू को सेकंड, और टीनू को फर्स्ट तो सोनू को सेकंड। बात समझ में आ गई? माने जब कभी भी टीनू को फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो सेकंड प्राइज के हिसाब से देखा जाए टोटल 4 चॉइसेस बनेंगी। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, अगर मान लीजिए टीनू की जगह मान लीजिए चीनू को फर्स्ट प्राइज मिलता, चीनू को फर्स्ट तो मीनू को सेकंड, चीनू को फर्स्ट तो टीनू को सेकंड, चीनू को फर्स्ट तो शीनू को सेकंड, चीनू को फर्स्ट तो सोनू को सेकंड। ऐसे ही अगर चीनू फर्स्ट प्राइज मिलता, चीनू को फर्स्ट प्राइज मिलता तो अगेन सेकंड प्राइज के लिए मेरे पास कितनी चॉइस होगी? 4। अब ऐसे ही मान लीजिए मीनू को फर्स्ट तो चीनू को सेकंड, मीनू को फर्स्ट तो टीनू को सेकंड, मीनू को फर्स्ट तो शीनू को सेकंड, और मीनू को फर्स्ट तो सोनू को सेकंड। ऐसे ही अब शीनू को फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो शीनू को फर्स्ट तो चीनू को सेकंड, शीनू को फर्स्ट तो मीनू को सेकंड, शीनू को फर्स्ट तो टीनू को सेकंड, और शीनू को फर्स्ट तो सोनू को सेकंड। अब ऐसे ही सोनू को फर्स्ट प्राइज मिलता, सोनू को फर्स्ट तो चीनू को सेकंड, सोनू को फर्स्ट तो मीनू को सेकंड, सोनू को फर्स्ट तो टीनू को सेकंड, और सोनू को फर्स्ट तो शीनू को सेकंड। इन 20 के अलावा कोई 21वां वे आप बना के दिखा दो, बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता सर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा बहुत सोच समझ के। क्या यहां पे टीनू और चीनू और चीनू और टीनू ये दोनों क्या बातें सेम है? टीसी और सीटी क्या ये दोनों बातें सेम हैं? जवाब दीजिएगा। क्या यहाँ पे टीसी और सीटी क्या ये दोनों बातें सेम है? सभी आपसे ही पूछ रहा हूं, आप सभी से। क्या यहाँ पे टीनू और चीनू और चीनू और टीनू क्या ये दोनों बातें सेम हैं? सर अभी तक जवाब नहीं आया। अच्छा, दोनों बातें सेम है। कौशल दयाल जी ने कहा यस सर बिल्कुल सेम है। शिफा कह रही है नहीं, मितू कह रहे हैं नहीं, पिंकी कह रही है नो। बाकी लोग जवाब दीजिए। भाई यहां पे टीनू को फर्स्ट मिल रहा है, चीनू को सेकंड मिल रहा है। यहां पे चीनू को फर्स्ट मिल रहा है, टीनू को सेकंड मिल रहा है। ये दोनों बातें सेम है? क्या ये दोनों बातें सेम हैं? नहीं है सर। ऑर्डर मैटर करता है। कौन पहले प्लेस पे आ रहा है, कौन सेकंड प्लेस पे आ रहा है, ये मैटर करता है। यहां पे टीनू को फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, चीनू को सेकंड प्राइज मिल रहा है। यहां पे चीनू को फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, तीनों को सेकंड प्राइज मिल रहा है। माने ये दो अलग अलग बातें हैं। मतलब ये क्या कहलाएगा? दैट इज नोन टू बी द अरेंजमेंट। मतलब हमने यहां चीजों को क्या किया है? अरेंज किया है, क्योंकि हमारे लिए ऑर्डर मैटर कर रहा है। कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, ये हमारे लिए मैटर कर रहा है सर। जब मैटर कर रहा है इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? अरेंजमेंट कहलाएगा। और अगर ये मैटर नहीं करता तो ये क्या कहलाता? ये कहलाता सिलेक्शन। सर यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे।
समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। कौशल दयाल जी, आपने पहले डी लिख के भेजा था, अब समझ में आ गया। समझ में आया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। गोपाल जी नहीं समझ में आया, नो। क्या चीज समझ में नहीं आई गोपाल जी आपको? गोपाल जी, समझ में आया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। क्या दिक्कत आ रही है गोपाल जी? गोपाल करके एक छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा, क्या डाउट आ रहा है बेटा जी? और किसी का कोई डाउट बचा हो तो वो टाइप करके भेजिए, मैं वेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा चैप्टर का बेसिक है। अगर आपको यहां दिक्कत हो गई तो आगे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में परेशान रहोगे आप। और अगर ये समझ में आ गया तो पूरे चैप्टर में कुछ नहीं बचा आपके लिए। मतलब बाकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। गोपाल करके एक बच्चा है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नो लिख के भेजा है। क्या डाउट आ रहा है बेटा जी? किसी और का कोई डाउट रह गया? कोई फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है पिंकी जी, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बिना फॉर्मूले के परमुटेशन पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। बिना फॉर्मूले के करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं कह तो रहा हूं, आप बस मेरे साथ रहिए, आपको सब कुछ करा दूंगा मैं। बिल्कुल टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आपको 2+3 नहीं आता तब भी मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। गोपाल जी अभी तक वेट कर रहा हूं, अभी तक आपका कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। गोपाल जी, चलिए, नहीं जवाब दे रहे गोपाल जी, लग रहा है चले गए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, तो परमुटेशन तो हो गया खत्म। जय श्री राम। परमुटेशन में कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और आपको बिना एनपीआर के, एनपीआर का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो, बिना एनपीआर के फॉर्मूले के मैं आपको ये चैप्टर खत्म करा दूंगा। ठीक है ना? चलिए, हाँ जी, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लिखूंगा और आपसे पूछूंगा, आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सब कुछ। सारे क्वेश्चन मैं अपने आप खुद बनाता हूं बेटा, मैं बुक से नहीं पढ़ाता, मैं किसी भी बुक से नहीं पढ़ाता। मैं अपने क्वेश्चन खुद बनाता हूं और खुद ही आपको सामने कराऊंगा। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल टेंशन नहीं रहिए आप, मैं से डर खत्म हो जाएगा 100% श्योरिटी मेरी तरफ से। आइए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, अब सिर्फ इधर है, आप इधर देखिए। क्वेश्चन है, इफ देयर आर if there are 7 students in a class, if there are 7 students in a class, then in how many ways, can 3 prizes, then in how many ways can 3 prizes, bracket में first, second and third, be distributed be distributed among them? हाँ जी सर, करना शुरू करिए टेंशन फ्री होके। आंसर गलत आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर आना चाहिए आपका। कुछ भी आंसर आए, 0 आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, कैसा भी आए, आंसर आना चाहिए आपका। आप मुझे अपना आंसर लिख के भेजिए। सबसे पहला आंसर आया मिथु जी का 21। ठीक है, यहां लिख लेते हैं 21, नहीं तो भूल जाएंगे। 21। और किसी का कोई और आंसर?
क्विक फ्लिक्स करके जो भी है बेटा, अभी फिलहाल बेसिकली जो है आप सिर्फ इधर ध्यान दीजिए, बाकी सब डिस्कशन करेंगे। मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, आप आराम से फोन पे मुझसे डिस्कस करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल 1 घंटे का टाइम पीरियड है, पहले हम क्लास ले ले, फिर हम लोग इन बातों को भी डिस्कस करते रहेंगे। बहुत टाइम है हम लोगों के पास इन चीजों के लिए। एक का आंसर आया 28, एक ने आंसर दिया 21, और कई बच्चों ने आंसर दिया है। किसने किसने आंसर दिया है? दिविशा सिन्हा ने दिया 28, और कौशल दया जी ने भी दिया है 28, सुल्ताना चौधरी ने दिया है 21, रोशनी ने दिया है 21, और पिंकी जी ने आंसर दिया 230। चलिए, और कोई आंसर है किसी का? अदिति बंसल ने आंसर दिया है 210, और किसी का कोई और आंसर है? पिंकी जी ने आंसर दिया 210। अच्छा, 230 कट हो गया, ठीक। और किसी का कोई और आंसर आ रहा है? स्टडी विद रिया अग्रवाल का 210, कमल परमार का 210, और किसी का कोई और आंसर है? शिफा नदीम 210, और किसी का कोई और आंसर आ रहा है? आइए सर क्वेश्चन देखते हैं। टाइम अप, टाइम खत्म, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए। चाहे मैंने आपसे क्या बोला, कुछ भी आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका। पता लगना चाहिए कि हमने गलती करी तो क्या करी, हम क्या नहीं सोच पाए। सबसे पहले हमें अपने आप में इस काम को करना पड़ेगा। आपका कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। एक ने आंसर दिया 343, ठीक। एक ने आंसर दिया 42, ठीक। और कोई आंसर है किसी का? चलिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है, इफ देयर आर 7 स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों को नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी। ये क्लास में 7 बच्चे हो गए। एक का नाम है ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी, एक का नाम ई, एक का नाम एफ, एक का नाम जी। देन इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस, 3 प्राइजेस है, कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब मान के चलिए आप ए बी सी डी ई एफ जी में से कोई भी आप एक अपने आप को मान लीजिए। अब इन बच्चों में मुझे ये 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब कैसे अनाउंसमेंट होगा? अनाउंसमेंट तो ऐसी होगा ना, द फर्स्ट प्राइज ऑफ द क्लास गोस टू। पहले प्राइज के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? ये 7 बच्चे हैं, 7 चॉइसेस होंगी, ठीक। किसी एक को फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा, किसी एक को फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। मान लीजिए ए को फर्स्ट प्राइज मिल गया, ए खुश हो गया और अपनी चेयर पे जाके बैठ गया। अब इसके बाद अब हम उठाएंगे सेकंड प्राइज। द सेकंड प्राइज ऑफ द क्लास गोस टू कितनी चॉइसेस? अच्छा, जो फर्स्ट आया क्या वो सेकंड के बारे में सोचेगा? बिल्कुल नहीं सोचेगा बेटा। जिसके हाथ में फर्स्ट प्राइज आ चुका है वो सेकंड प्राइज के बारे में क्यों सोचेगा? सेकंड प्राइज के लिए कौन कौन सी चॉइसेस? भाई बी सी डी ई एफ जी, माने 6 चॉइसेस हैं। तो दीज आर द चॉइसेस, दीज आर द चॉइसेस। ये हम चॉइसेस लिख रहे हैं। फर्स्ट प्राइज के लिए 7 चॉइसेस, तो सेकंड प्राइज के लिए कितनी चॉइसेस? 6 चॉइसेस। अब सेकंड प्राइज किसी ना किसी को मिलेगा। मान लीजिए जी को सेकंड प्राइज मिल गया, जी भी अपनी चेयर पे जाके बैठ जाएगा। अब द थर्ड प्राइज ऑफ द क्लास गोस टू कितनी चॉइसेस? थर्ड प्राइज के लिए कितनी चॉइस? सर ए को फर्स्ट मिल गया, ये सेकंड और थर्ड के बारे में नहीं सोचेगा। जी को सेकंड मिल गया तो ये थर्ड के बारे में सोचेगा नहीं। तो थर्ड प्राइज के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस रह गई? सर बी सी डी ई और एफ, 5 चॉइसेस रह गई। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी आ गई? 210। बात समझ में आई या नहीं? राहुल शर्मा जी, जिसका आंसर 42 आ रहा था, जिसका आंसर 21 और 28 और 343 आ रहा था, आपको अपनी गलती समझ में आ गई?
बेटा जी आप लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया बेटा जी? अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करें। अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करें। चलिए सर, डरने की कोई जरूरत नहीं आदित्य जी। कोई जादू नहीं है मेरे पास कि मैं आपको जादू से आपको सब कुछ सिखा दूंगा। मेहनत आप भी करेंगे, मेहनत मैं भी करूंगा, रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी सर, आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है करके दिखाइए। अब समझ में आया ना? एक क्वेश्चन फिर दे रहा हूं, करके दिखाइए। इफ देयर आर if there are 6 students in a class, if there are 6 students in a class, then in how many ways in how many ways can three prizes ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मोस्ट सिंसियर कॉमा मोस्ट टैलेंटेड कॉमा बेस्ट, if there are 6 students in a class, then in how many ways can 3 prizes be distributed among them? हाँ जी सर, करना शुरू करिए सर। वाजिब आंसर भी आके लिख दिए गए 120। अमिटी जी ने आंसर दिया 120, विष्णु ने आंसर दिया 120, क्रिक फ्लिक्स ने आंसर दिया 120, पिंकी जी ने आंसर दिया 120, रोशनी शुक्ला ने आंसर दिया 120, कौशल दयाल ने आंसर दिया 120, राहुल शर्मा ने आंसर दिया 120, पिंकी जी ने आंसर दिया 120, स्टडी विद दिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया 216, आदित्य बंसल ने आंसर दिया 120, शिफा ने आंसर दिया 120। आइए बड़ा मजा आ रहा है। ये ना आंसर दो आप, गलत है सही है वो बात की बात है। अभी तक सभी का आंसर जो आया वो 120 आया और एक रिया जी ने आंसर दिया 216। चैट का फायदा ही तभी है, ठीक है ना? मैं आपके आंसर देखता रहूंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, डिस्कस करते हैं। सर क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर 6 स्टूडेंट इन अ क्लास, मान लीजिए क्लास में 6 बच्चे, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 बच्चे हो गए क्लास में। देन इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस, 3 प्राइजेस कौन कौन से है सर? एक तो है मोस्ट सिंसियर का, एक है मोस्ट टैलेंटेड का, एक है बेस्ट स्टूडेंट का। ये 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पहला प्राइज, दूसरा प्राइज और ये तीसरा प्राइज। अब फिर वाली बात, प्राइज उठा के बच्चों में बांटूंगा, बच्चे उठा के प्राइज में तो बांटूंगा नहीं। अब मान के चलिएगा इन 6 बच्चों में आपकी बात हो रही है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। इन 6 बच्चों में आप बी, मान लीजिए आपका नाम है बी, ठीक है ना? आपका नाम क्या है? बी। अब मैं कह रहा हूं द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, प्राइज गोज टू हाउ मेनी चॉइसेस आई हैव, मेरे पास कितनी, मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट का अवार्ड देना है, मेरे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 6। बिल्कुल ठीक बात, 6 चॉइस, दीज आर द चॉइसेस। अब मान लीजिए ये जो मोस्ट सिंसियर है बी, माने आपको मिल गया, आप तो खुश हो गए। आपने कहा कभी जिंदगी में हमारे माँ बाप ने हमें सिंसियर नहीं समझा, सर ने हमें सिंसियर तो समझा, है ना? मैंने कहा कि आपको मोस्ट सिंसियर का अवार्ड मिल गया, बहुत खुश, बस ये ऐसे करके। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा
जो सिंसियर है क्या वो टैलेंटेड नहीं हो सकता? जो सिंसियर है क्या वो टैलेंटेड नहीं हो सकता? जवाब दीजिएगा। क्या जो सिंसियर है वो टैलेंटेड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जो फर्स्ट आएगा वो सेकंड नहीं आ सकता, थर्ड नहीं आ सकता, लेकिन जो सिंसियर है वो टैलेंटेड भी हो सकता है और बेस्ट भी हो सकता है। जो सिंसियर है वो टैलेंटेड भी हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है। अगर आप बी की जगह होते तो आपका मन क्या करता? काश ये वाला प्राइज भी मुझे मिल जाए। तो मैं कहूंगा द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, प्राइज गोज टू कितनी चॉइसेस? मोस्ट टैलेंटेड के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस? अगेन 6। आप सोचोगे ना काश ये वाला भी मुझे मिल जाए तो पूरी दुनिया देखेगी भाई मुझ जैसा कोई बंदा ही नहीं है। सिंसियर भी हूं, टैलेंटेड भी हूं। जो फर्स्ट है वो सेकंड नहीं आ सकता, लेकिन जो सिंसियर है वो टैलेंटेड भी हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है। मतलब यहां क्या हो गया? रिपीटेशन अलाउड हो गई। यहां एक बच्चा एक प्राइज भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, हो सकता है तीनों ले जाए। मतलब समझ में आया नहीं आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले केस में रिपीटेशन क्या थी? नॉट अलाउड थी। जो फर्स्ट आएगा वो सेकंड और थर्ड के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। लेकिन जो सिंसियर है बेटा वो टैलेंटेड भी हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है। मतलब यहां पे क्या हो गया? रिपीटेशन अलाउड हो गई। और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले केस में रिपीटेशन क्या थी? नॉट अलाउड थी। बात समझ में आ गई या नहीं? तो अगर मैं मोस्ट टैलेंटेड की बात करूं तो अगेन मेरे पास 6 चॉइसेस, और बेस्ट की बात करूं तो भी मेरे पास कितनी चॉइसेस? 6। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ गई? 216। तभी मैंने यहां पे प्राइस को डिफाइन भी किया था आपको। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? सभी को समझ में आया हो तो एम टाइप करो, समझ में ना आया तो डी टाइप करे। ये कहलाएगा रिपीटेशन इज अलाउड का केस। मतलब इसमें एक बच्चा एक प्राइज भी ले सकता है, दो भी ले जा सकता है, हो सकता है तीनों ले जाए। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो वो क्या हो गया? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस। मतलब वहां पे बच्चा मैक्सिमम एक प्राइज ले जा सकता है, एक से ज्यादा प्राइज नहीं ले जा सकता। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया तो डी टाइप करे। भाई वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि यूट्यूब वालों को पता लगे क्लास अच्छी चल रही है। वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि यूट्यूब वालों को पता लगे क्लास अच्छी चल रही है। एम का मतलब क्या है? कुछ नहीं पता, हमें खुद नहीं पता। अगर समझ में आया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताएंगे। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इफ देयर आर 8 students in a class, if there are 8 students in a class, then in how many ways can 3 prizes be distributed among them so that पहला पॉइंट, no student can get more than one prize। दूसरा पॉइंट, any student can get any number of prizes। अब देखिए मैंने आपको यहां पे प्राइजेस के बारे में नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन में फिर कंडीशन भी डिफाइन करी है। मुझे कोई सपने तो आएंगे नहीं,
भाई आपको कोई सपने तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन में कंडीशन तो डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। सब कुछ कवर कराऊंगा बेटा जी, सब कुछ जो आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना वो भी कवर कराऊंगा, गारंटी मेरी, 100% गारंटी। आपने मेरे बारे में चाहे आप पता करके देखना, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए, मैं आपको बेसिकली नॉलेज देने आया हूं, मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा जी। मेरा फंडा नॉलेज देने का है, पढ़ाने का बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ नॉलेज डिलीवर करना जानता हूं, मुझे पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा। एम मीन्स मयंक सर, बिल्कुल। दिविशा सिन्हा जी, थैंक यू वेरी मच। इन दो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा आप लोगों को मुझे। अब भगवान करे आपके गलत हो जाए, भगवान करे आपके गलत हो जाए, सही हो जाएंगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। भगवान करे आपके दोनों आंसर गलत हो जाए, मजा इसी चीज का है। अगर सब कुछ आपको समझ में आ गया तो मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी ना। अभी तक पहले का आंसर 336, दूसरे का आंसर 512, सभी लोगों ने बिल्कुल ठीक दिया है, बिल्कुल ठीक है सर। किसी का डाउट हो तो डी टाइप करके भेज देना है बेटा जी, किसी का कोई डाउट हो तो डी टाइप करके भेज दीजिएगा। बिल्कुल ठीक आंसर है सर अभी तक। नो स्टूडेंट कैन गेट मोर देन वन प्राइज, मतलब ये हो गया फर्स्ट सेकंड वाला केस, यार समझ में आ गया या नहीं आया? ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला केस। तो पहले के लिए कितनी चॉइस? 8, दूसरे के लिए 7 और तीसरे के लिए 6। आंसर हो गया 336। और एनी स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, माने ये हो गया रिपीटेशन इज अलाउड वाला, यहां रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो गया और यहां रिपीटेशन इज अलाउड हो गया। माने पहले के लिए 8 चॉइस, दूसरे के लिए 8 चॉइस और तीसरे के लिए भी कितनी चॉइस? 8 चॉइस। आंसर आ गया 512। बेटा जी समझ में आ गया सभी को? बेटा जी सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। देखो अब मुझे रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड का डिफरेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप समझ में आ गया दोनों में फर्क क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इफ देयर आर 6 vacant seats in a railway compartment, if there are 6 vacant seats in a railway compartment, then in how many ways, can 3 persons sit on it? करिए सर ट्राई, और भगवान करे आपका ये भी गलत हो जाए। स्टार उत्सव जी आप भी यहाँ आ गए, आप सीएमए की क्लास को ज्वाइन करिएगा ना, सीए की क्लास में क्यों आ रहे हैं? इसलिए तो दोनों अलग अलग किए, नहीं तो फिर एक ही बैच चला देते ना बेटा। आप इस क्लास में पढ़ाऊंगा, हालांकि चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो मतलब एक ही होगा चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर में जो है वो तो सेम ही तो रहेगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। सुल्ताना चौधरी जी आंसर दिया 120, पिंकी जी ने आंसर दिया 120। हाँ देख लीजिए क्लास, अब मैं कौन सा मना कर दूंगा सर में। अमेटी 120, क्रिक फ्लिक्स 120, बिल्कुल सही है सर, 120 आंसर सही है। भाई एक ये रेलवे कंपार्टमेंट था, इसके अंदर 6 सीट्स खाली पड़ी हुई थी, ये 6 सीट्स खाली पड़ी हुई थी, ठीक है ना। 3 पर्सन आए, इस कंपार्टमेंट में एंट्री करी होगी 3 पर्सन ने, और वो इस पे बैठना चाहते हैं, ठीक है ना। अब फिर वही वाली बात, अब आप
आदमी को कुर्सी पे बैठा लोगे या कुर्सी फेंक के आदमी पे मारोगे? कुर्सी फेंक के आदमी पे तो नहीं मारोगे, बैठ 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 ऐसे करके तो ना मारोगे, गलत बात है भाई। आदमी को कुर्सी पे बैठा लोगे। तो पहले इंसान के लिए कितनी चॉइसेस? यू हैव 6 चॉइसेस। किसी एक को बैठा दोगे, मान लो उसका नाम दे देते ए, तो ए यहां पे आके बैठ गया, ठीक है ना, माने ये सीट फिल हो गई। अब बी के लिए कितनी चॉइस? 5। और सी के लिए कितनी चॉइस रह जाएंगी? 4। अब ये तो नहीं कि एक के ऊपर एक बैठा दो, इंडियन रेलवे नहीं है, और थोड़ा इधर किसकी हो, ऐसा वो वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। आंसर कितना आ गया? 120। बात समझ में आ गई सर सभी को? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तो भाई लाइक नहीं हो रहे वीडियो पे, वीडियो पे लाइक करते रहिएगा। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट इस तरीके से है, इफ देयर आर 5 hotels in a town, if there are 5 hotels in a town, then in how many ways, can 3 persons stay in, पहला पॉइंट, डिफरेंट होटल। पहले तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ध्यान से तसल्ली से समझेगा बेटा जी। क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर 5 होटल्स इन अ टाउन, एक टाउन है, एक गांव कस्बा टाइप का है, उस कस्बे में 5 होटल है। जैसे कहते हैं ना, एक 5 स्टार होटल, एक होटल ओबराय, होटल आनंदा, होटल माता रानी, इस टाइप से 5 होटल है। नाम दे दी होटल को, होटल नंबर 1, होटल नंबर 2, होटल नंबर 3, होटल नंबर 4, होटल नंबर 5। ये 5 होटल है इसके अंदर, टाउन के अंदर, ठीक है साहब। देन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन, 3 पर्सन आए, नाम दे दिया ए बी सी, ये 3 पर्सन आए और यहां आके स्टे करना चाहते हैं, ठीक है। देन इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन स्टे इन डिफरेंट होटल। अब आप कोशिश करिए, मैंने आपको क्वेश्चन का मतलब समझाया, अब आप कोशिश करिए आराम से, गलत हो जाए, भगवान करे आपका गलत हो जाए, जितना गलत होगा उतना सीखने को मिलेगा। बेझिझक होके पूछेगा मुझसे, मुझसे कोई परेशानी वाली बात नहीं बेटा। मैं कभी भी ना किसी को नीचा दिखाने वाले काम नहीं करता कि भाई आपने पूछा तो ऐसा क्यों पूछा, रहे बेटा तुम्हें ये भी नहीं आता वो भी नहीं आ रहे। भाई मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पूछना, क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। स्टडी विद रिया अग्रवाल जी ने 60, क्रिफ्लिक्स ने 60, अमिटी ने 60, सभी ने आंसर 60, सुल्ताना चौधरी ने आंसर दिया है 40। कैसे बताना पड़ेगा बेटा जी, 40 कैसे आया ये आपको बताना पड़ेगा। भाई डिफरेंट होटल की बात करें तो ए के लिए कितनी चॉइस? 5। बी के लिए कितनी चॉइस? भाई डिफरेंट माने तीनों अलग अलग होना चाहिए। मान ले अगर ए यहां ठहर गया तो बी के लिए कितनी चॉइस रह गई? 4। और सी के लिए कितनी चॉइस रह गई? 3। आंसर 60 होगा। दूसरा केस, इन सेम होटल, चलिए सर सेम होटल का आंसर बताइए, चलिए सर सेम होटल का आंसर बताइए, सेम होटल का, तीनों स्टे करे सेम होटल में, तीनों स्टे करे सेम होटल में, 125 125 125 125 125। गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था आप 125 देंगे। सभी लोग अभी भी टाइप कर रहे हैं 125, बिल्कुल गलत है। अब आपको एक स्टोरी के तौर पे समझाता हूं। फर्ज करिए आप, ये हो गए आप, ये हो गया बिट्टू, बी का नाम बिट्टू हो गया, और इसको नाम दे दिया मैंने मयंक सर।
अब आप लोग मेरे साथ घूमने गए, किसी ट्रिप पे गए, पैसे कौन खर्च करेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, आप ही खर्च करेंगे, हम क्यों खर्च करेंगे, है ना? यही तो कहोगे आप। मयंक सर आप खर्च करेंगे, आप बड़े हैं, आप टीचर, आप पैसा कमाते हैं, आपको खर्च करना पड़ेगा। मैंने ठीक, चलो बेटा। अब हम एक टाउन में गए और हमने देखा वहां पे कितनी चॉइसेस थी हमारे पास? 5 चॉइसेस थी। 5 होटल के रूम अवेलेबल थे, H1, H2, H3, H4, H5। अब आप नहीं पैसा खर्च करना चाहते, बिट्टू भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, हम तो मयंक सर के पीछे पीछे है। मैंने कहा अच्छा भाई, खर्च तो मुझे करना है, तो सबसे पहले मयंक सर के हिसाब से कितनी चॉइसेस? 5। ठीक। मयंक सर के लिए कितनी चॉइस? 5। वो किसी में भी ठहर सकते हैं, मर्जी है उनकी। मैंने कहा ठीक है। मयंक सर यहां आके ठहर गए। अब अब बिट्टू बोला सर हम भी हैं। हमने कहा तो बेटा बेटा आप मेरे साथ ही ठहर जाओ इधर। तो बिट्टू के लिए कितनी चॉइस? ओनली 1। जहां मैं ठहरूंगा वही बिट्टू को ठहरना पड़ेगा, क्योंकि पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, पैसा मैं खर्च कर रहा हूं भाई। कह रहा ना, if there are 5 hotels in a town, then in how many ways can 3 person stay in same hotel? तीनों को एक ही होटल में रुकना है। तो मयंक सर के लिए कितनी चॉइस? 5। लेकिन बिट्टू के लिए कितनी चॉइस? 1। और आपके लिए भी कितनी चॉइस? सिर्फ 1, क्योंकि पेमेंट मुझे करना है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? तो बिट्टू के लिए भी 1 चॉइस और आपके लिए 1 चॉइस। कितना आंसर आ गया? 5 वेज। तीसरा केस, एनी होटल, कोई कहीं ठहरे, किसी को कोई मतलब नहीं, तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तीनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, कोई कहीं ठहरे। ये हो गया डिफरेंट होटल, ये हो गया सेम होटल। अब मैं बात कर रहा हूं एनी होटल की। तो पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस? 5, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए भी 5। आंसर कितना आएगा? 125। माने ये हो गया रिपीटेशन इज अलाउड का केस, ये हो गया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस, और ये तो सेम वाली बात है, क्वेश्चन ही अलग हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया? बेटा जी यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए। समझ में आया हो तो M टाइप करें, और समझ में ना आया हो तो D टाइप करें। ये क्वेश्चन है कि मैं M क्यों टाइप कराता हूं, इसका आंसर मैं दूंगा नहीं आपको। सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए बेटा। सेम होटल की बात कर रहे हैं, मिथु कुमार जी पूछ रहे हैं सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम है। बेटा जी सेम होटल, फर्ज करिए मिथु जी आप गए, मिथु जी और आपके साथ में एक रमन नाम का पर्सन गया और आपके एक बॉस गए। अब खर्चा कौन करेगा मिथु भाई साहब? बॉस करेंगे, कंपनी करेगी, मैं क्यों करूंगा? मिथु जी यही तो कहेंगे, मैं क्यों करूंगा भैया खर्चा, कंपनी देगी खर्चा मेरा, टीएडीए देगी। तो बॉस के लिए कितनी चॉइस? 5। जहां बॉस ठहरेगा बिल तो वहीं का कटेगा ना, तो रमन के लिए भी कितनी चॉइस? 5, वो सॉरी 1। रमन जहां बॉस ठहरेंगे वहीं ठहरना पड़ेगा। और मिथु जी के लिए कितनी चॉइस? 1। मिथु जी समझ में आई बात या नहीं आई? मिथु जी समझ में बात आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। आज आपकी पहली क्लास थी, मैं आपको कहता रहा हूं आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, मैं अपने आप सब कुछ करा लूंगा। सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के हों, आईसीआई के हो, मॉडल टेस्ट पेपर के हो, स्कैनर के हो, किसी के भी क्वेश्चन हो, सब कुछ मैं अपने आप करा लूंगा। आपको सिर्फ आना है, क्लास ज्वाइन करनी है, और जो मैं पूछूंगा उसका आंसर देना, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, क्लिक फ्लिक्स करे कि सर 298 थे, मैथ्स में 37 आ पाए, इस चक्कर में रह गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। जो हो गया उसको बदल तो सकते नहीं आप। अब तो आगे के बारे में सोचिए, जो हो गया उसको नहीं बदल सकते, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैं ना आप। अब तो जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए आपको प्रयास करके रखने।
ठीक है ना। मैं सब कुछ अपने आप करा लूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद मेरी नेक्स्ट दूसरी क्लास भी है सीएमए फाउंडेशन के बच्चों की, वो है धनुष बैच। तो मुझे क्लास मजबूरी में 5:30 पे क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और कल इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी, बहुत अच्छा रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, आपके पास मैथ्स खराब हो या कुछ हो, 1+1 आता है इसका मतलब मैथ्स आती है, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।